इस वक्त बिहारी पाकिस्तान में, कराची में ही नहीं, पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो फिर दे गिव बैक, और वो जाके मदद करते हैं, अपने औरंगी टाउन में स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं। और तो वो मेन स्ट्रीम में बिल्कुल मौजूद हैं। थोड़ा अरसे के लिए बिहारी एक समझो कि बुरा लफ्ज़ या गाली बन गया था। इसमें बिहारियों की कोई का कसूर नहीं है, वो उन लोगों का कसूर है कि जो वो एक स्टीरियोटाइप करके और उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहारी तो हमेशा से बहुत ज़हीन, बहुत तालीम याफ्ता और कम्युनिटी को में कंट्रीब्यूशन करने का जज्बा रखते हैं। वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, उसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। लेकिन वो एक सियासत थी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको धोया जा रहा है, और बिहारियों का एक अच्छा मकाम है पाकिस्तान में भी, कराची में भी, और बड़े बड़े ओहदों पे वो मौजूद हैं और उनका एक कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादातर बिहारी तकसीम हिंद के बाद जो है वो कराची की तरफ रुख किया उन्होंने। उसमें 3 इलाके हैं, बिहार कॉलोनी, जमशेद रोड और शरफाबाद, जिसका असली नाम तो बिहार मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम पर वो शरफाबाद कहलाया। अफसोस की बात लगती है कि हमने एक मज़हब के नाम पे एक मुल्क बनाया, लेकिन उसको फिर हमने खानों में जो है वो डिवाइड कर दिया कि भाई तुम बिहारी हो, तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, बलोची हो, तुम हर चीज़ हो, सिर्फ मुसलमान नहीं हो, कि तुम हर चीज़ हो, अफ़गान भी हो, सैयद भी हो, पठान भी हो, लेकिन मुसलमान भी हो। तो वो है। और उसके बाद सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि नस्ली तौर पे भी जो है वो किया, मसलक के तौर पे भी वहाबी और देवबंदी। अरे भाई ये सब कहाँ से आ गया? ये तो हमारा था ही नहीं। हमको हमारे पास एक कुरान है और एक हमारा रसूल है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो न ये बिहारी का मसला होगा और न ही कोई मसलक का मसला होगा। क्योंकि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है कुम्बा, और कुम्बा जो है वो एक एक्रोनिम है, CUMBA, और वो एक्रोनिम है कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड मुस्लिम बिहारी अमेरिकन्स, कुम्बा CUMBA। उसके तहत हम साल में कम से कम 4 प्रोग्राम तो कर देते हैं। वो बिहारी कबाब ख़ास तौर पे न्यू जर्सी से मंगवाते हैं, क्योंकि उसका ओनर जो है वो ख़ुद बिहारी है और ऑथेंटिक बिहारी कबाब बनाता है। तो मैं पटना में भी घूम रहा हूँ और बाकी जगहों पे भी, बहुत सी जगह दिल्ली भी गए, ताजमहल भी देखा। वो तो इंडिया में जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो तो हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो मेरे नाना और दादा का गाँव। मुहाजिर हैं हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। आदाब, मैं सैयद इरफान अहमद आपके सामने हाजिर हूँ लॉस्ट मुस्लिम हेरिटेज ऑफ बिहार के नए पेशकश के साथ। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं जनाब जमाल मोहसिन साहब, जो अभी न्यूयॉर्क USA में मुकीम हैं और फ़िलहाल अपने जड़ों की तलाश करते हुए पटना पहुँचे हैं। तो आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका आबाई तौर से ताल्लुक़ कहाँ से है और अभी आप कहाँ रहते हैं, आपकी मशगूलियात क्या है? जी, वही आबाई जो ताल्लुक़ है वो मुझे यहाँ खींच कर लाया है। मैं तो कराची में पैदा हुआ, पाकिस्तान में, और उसके बाद वहीं तालीम भी पाई, लेकिन मेरे जो ताल्लुक़ मेरे आबा अजदाद का वो बिहार में एक बहुत ही छोटा सा गांव दिसना से है, जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के सबब बहुत मशहूर है। इसके अलावा जो उसके बारे में कहा जाता है दिसना के बारे में कि बहुत ही तालीम याफ्ता, और एक कहावत थी कि अगर आप कोई रैंडमली अगर कोई पत्थर फेंकें दिसना में, वो जिस घर में भी गिरेगा वहाँ एक ग्रेजुएट ज़रूर होगा। तो इस तरह से ये एक तालीम याफ्ता गांव था, और यही मैं नजीबुल तरफ़ैन दिसना का हूँ। मेरे मदर भी और फादर भी यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे दादा ख़ासे सैयद मोहम्मद हुसैन हुस्सी मियाँ के नाम से मशहूर थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही लोगों की मदद करने वाले शख्स थे। और तो मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी। मेरे नाना पुलिस में थे, दारोगा, और लेकिन उनका इंतकाल बहुत जल्द हो गया, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन दादा के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, और
कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। उसमें से एक मैं आपसे शेयर करूँगा। ज़रूर। वो ये है कि जब ये कम्युनल राइट्स वगैरह शुरू हुए, उनको ख्याल आ गया था कि ये बढ़ते बढ़ते दसना तक भी आ सकता है। तो उन्होंने दसना में 7 बुलंद बुलंद गेट बनवाए, बाकायदा मजबूत आहनी दरवाजे उसमें लगवाए कि अगर कभी ऐसा मौका आया तो उस दरवाज़े को बंद करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वाकई ऐसा हुआ, और उनकी ये जहानत के बायस दसना के मुसलमान बहुत महफूज रहे। ख़ास बात यह है कि मैं अभी जब ये 2 दिन पहले दसना गया देखने के लिए उनकी हवेली, तो तकरीबन 70-80% मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की हुई वो ये कि उन 7 गेट में से एक गेट अभी बचा हुआ है, और उस गेट पे मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है, सैयद मोहम्मद हुसैन, 1946 तामीर की जो डेट है। तो वो समझिए कि एक ख़जाना है जो मुझे मिल गया, कि उससे मुझे पता लगता है कि मेरे दादा ने यहाँ वजूद था और अब भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं वो तस्वीर भी आपसे शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तो ये मेरा समझिए कि मेरे आबा अजदाद का जो है वो ताल्लुक़ दसना से, और उसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं पटना में भी घूम रहा हूँ और बाकी जगहों पे भी, बहुत सी जगह दिल्ली भी गए, ताजमहल भी देखा। वो तो इंडिया में जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो तो हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी वो मेरे नाना और दादा का गाँव। और आपकी फैमिली किन हालात में पाकिस्तान पहुंची और कब पहुंची, और फिर आप जब कुछ लोग यहाँ वापस छूट गए जिनकी तलाश करते हुए आप वापस फिर हिंदुस्तान आए, उस बारे में भी कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल। मेरा ख़ानदान ददियाल और ननियाल दोनों तरफ से इस तरह खुशकिस्मत रहा कि वो 1947 में ही मेरे दादा ने सबको भेज दिया, और सबसे आखिर में वो ख़ुद भी आए, और सबको वेस्ट पाकिस्तान की तरफ यानी भेजा। तो जाहिर है बिहारी जितने भी यहाँ से गए तो वो कराची में जाके बस गए। तो हम सब वहाँ जाके बस गए। ददियाल में तो सारे ही लोग आ गए थे, सिवाय हमारे एक बड़े दादा थे, उनके बेटा जो कि हमारे दादा की हवेली में फिर रहे, और फिर उनके बाद उनके बेटा वो रहे। और तो बाकी ये कि मेरे जो करीबी जो बहुत बिल्कुल जो सगे थे वो सारे वहाँ पे चले गए। ननियाल में भी जो मेरे 5 मामू थे उनमें से 4 वहाँ चले गए, और मेरी वालदा वो इकलौती बहन थी वो भी गई। सिर्फ एक मामू जो थे 5 में से वो यहाँ रह गए थे, और वो भी ये कि कटक में वो एक कॉलेज था राविन शाह जो अब यूनिवर्सिटी बन गया है, उसके वो प्रिंसिपल थे, और वो रह गए। तो उनके जो औलाद थी उनमें उनके भी 5 बेटे थे माशाल्लाह, और 2 बेटियां थीं। उनमें से ये है कि तो मैंने जब मेरे यहाँ मैं ढूंढना शुरू किया मैंने कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ रह रहा है, तो मुझे पता लगा कि 5 में से अब 3 मामूज़ाद भाई मेरे हयात हैं, और उनमें 5 में से 2 बाकायदा शायर हैं। एक तो हयात हैं नफीस हसन दसनवी, जो कि पढ़ा तो उन्होंने जियोलॉजी है लेकिन वो शायरी करते हैं। और उससे उनके बड़े भाई थे शकील दसनवी मरहूम, जो कि खासे माने हुए शायर थे। उनका शमा दहली वगैरह में भी छपता रहा, और उसकी वजह से हम जानते थे कि हमारे ये मामूज़ाद भाई हैं और ये लिख रहे हैं, लेकिन कभी मिले नहीं, ना वो पाकिस्तान आए और ना हम यहाँ हिंदुस्तान आए। तो ये समझिए कि पहली बार मैं मिलूँगा, अभी मैं कटक जा रहा हूँ, वहाँ सारी फैमिली है और उनसे मुलाकात होगी पहली बार, तो बड़ी एक्साइटमेंट है। और बिहारी एज अ कल्चर पाकिस्तान में क्या अपनी कोई अलग पहचान रखता है? बिहारियों की क्या अलग कोई शिनाख्त है वहाँ या? देखिए जब पहुँचे कराची तो जाहिर है वो जो लबो लहजा था वो समझिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब उर्दू स्पीकिंग, जैसे आप मेरी ज़बान से समझ सकते हैं। अपने लोगों के साथ जब मिलता हूँ तो थोड़ा बहुत रिघा करके बोल दिया, लेकिन वैसे जो है बिहारी जो है वो मिक्स हो गए और बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, और बड़े पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब
आप जाते हैं सारा कुछ पीछे छोड़कर, तो फिर जो है ना वो वहाँ पे सिर्फ तालीम एक रह जाती है जिससे आपको जो निजात दहिंदा आपको नज़र आता है। तो वहाँ जितने भी बिहारी हैं बहुत ही तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। कल्चर में यह है कि ज़ाहिर है रखा है, कुछ रस्म व रिवायतें हैं, कुछ गीत हैं शादी के जो कि अभी भी गाए जाते हैं। बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं जिनको थोड़ा बहुत याद है वो गा देती हैं, लेकिन वो वाली बात तो नहीं है जो कि 50 साल पहले जो गीत गाए जाते थे और जो रस्में की जाती थी। और शादियां जो हैं वो समझिए 10-15 दिन तक चलती थी। दशहरा वगैरह जो हुआ करता था वो सब अब नहीं है। अब तो शादी श्रिंक होकर के में भी 3 दिन तक रह गई है भाई, निकाह, शादी और वलीमा। तो बाकी फिर क्लोज़ फैमिली वो अपना करती है। तो अलबत्ता मुझे बड़ा शौक़ था ये कि कुछ रस्में हों, तो मैं अपनी शादी पे मैंने बड़ी बूढ़ियों से पता मालूमात करके तो मैंने चौसर भी खेला जी। तो वो सब किया, क्योंकि मुझे इसका शौक़ था कि भाई कुछ रस्में होनी चाहिए, उसी से तो बनती है शादी। वरना भाई खाली आए, खाया पिया और थोड़ा सा बैंड बाजा हुआ और उसके बाद चले गए घर लोग। लेकिन आप जो रस्में करते हैं या कोई ख़ास बात करते हैं तो वो याद रहने वाली चीज़ें रह जाती हैं। तो ये है शादी के हालात। और ऐसे बिहार से जो वहाँ मुहाजिर लोग गए वो अलग थलग पड़ गए या कुछ मेन स्ट्रीम के भी पार्ट हुए या कुछ उन्होंने अपना सोसाइटी बनाया या किस तरह से वो रहे? ज़्यादातर बिहारी तकसीम हिंद के बाद जो है वो कराची की तरफ रुख किया उन्होंने। उसमें 3 इलाके हैं, बिहार कॉलोनी, जमशेद रोड और शरफाबाद, जिसका असली नाम तो बिहार मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम पर वो शरफाबाद कहलाया। शरफाबाद बहुत ही अच्छा पॉश इलाका समझा जाता था। टीवी स्टेशन और तारिक रोड के बीच में वो एक बहुत ही खूबसूरत 350 फैमिली समझिए सिंगल फैमिली हाउसेस, बहुत ही मज़ाफ़ाती टाउन हुआ करता था, जो अब कमर्शियल डाउनटाउन बन गया है। इसलिए कि जितने भी सिंगल फैमिली हाउसेस थे उनके ऊपर अब 6 और 8 अपार्टमेंट बिल्डिंग बन गई हैं। लिहाजा वो अब वो वाला शरफाबाद तो नहीं रहा जो मैंने अपना गुजारा है, अपना बचपन और लड़कपन और जवानी का भी कुछ हिस्सा मैंने वहीं गुजारा। और मुझे जब बहुत तकलीफ़ हुई कि ये ऐसा इतना खूबसूरत टाउन जो है वो ऐसे बदल गया कमर्शियल में, तो मैंने उसको महफूज करने के लिए एक किताब मुरतब की। और उस किताब में मुझे ज़ाहिर है बहुत वक्त लगा, कोई साल भर लगा, लेकिन मैंने उन शरफाबादियों से जो अब दुनिया में फैले हुए हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फैले हुए हैं, उनसे मैंने मज़ामीन लिखवाए कि उनकी निगाह से शरफाबाद क्या था। और उसके अंदर मैंने मुकामात और शख्सियात के मालूमात उसमें डाली। ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये किताब है बेदिल लाइब्रेरी के आसपास। जी हाँ। इसका नाम मैंने शरफाबाद के आसपास के बजाय बेदिल लाइब्रेरी इसलिए रखा कि बेदिल लाइब्रेरी, आपको पता है कि मिर्ज़ा बेदिल अज़ीमाबादी हमारे बिहारी बहुत बड़े शायर थे, गालिब से भी बड़े शायर थे, लेकिन लोग अब जानते नहीं हैं उनको। गालिब ने भी खुद कहा है उनके बारे में, तर्ज़ बेदिल के बारे में। बहरहाल बेदिल लाइब्रेरी एक शरफाबाद में वाक़े, शरफाबाद क्लब के अंदर वाक़े है ये बेदिल लाइब्रेरी। मैंने उस बेदिल लाइब्रेरी के आसपास किताब लिख करके किताब मुरतब करवाई। इसमें 50 आर्टिकल हैं, जिसमें से 40 जो हैं वो शरफाबादियों ने लिखे और 10 अदबी और इल्मी शख्सियात ने, जैसे मशहूर शायर इफ्तिखार आरिफ हैं, अनवर शऊर हैं, डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी हैं, डॉक्टर फातिमा हसन हैं, डॉक्टर रुखसाना सबा हैं। ये सारे वो अदबी शख्सियात हैं जिनका थोड़ा बहुत ताल्लुक़ शरफाबाद से बनता था। उन्होंने अपनी याद रफ्तगां इसमें शामिल की हैं। तो ये भी एक मेरी शरफाबाद से मोहब्बत, जिस इलाके में पला बढ़ा, तो मुझे कर्ज़ लगता था कि ये इसको मैं करूं। इसकी 5 शहरों में अब तक रूनुमाई हो चुकी है। कराची, उसके बाद न्यूयॉर्क, टोरंटो, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा। ये
अब तक हो चुकी है। और जहाँ जहाँ शरफाबादी हैं वो चाहते हैं कि उनके शहर में भी ये की जाए रुनुमाई, ताकि शरफाबाद आपस में लोग बैठें। और शरफाबाद वो इलाका था जिसमें समझो 90% जो हैं वो बिहारी थे जी। बाकी भी कुछ लोग थे, लेकिन अक्सरियत, और एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, एक दूसरे को जानते थे, उनकी रिश्तेदारियाँ निकलती थी, नहीं भी निकलती थी तो वो इज़्ज़त एहतराम वही करते थे जो कि दूसरों अपने घर वालों का करते थे। तो ये शरफाबाद था, जो कि समझिए कि पटना से या बिहार से मुंतकिल होकर जो लोग गए वो यहाँ शरफाबाद में जाके बसे और एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं। और मैं भी जाता रहता हूँ पाकिस्तान, तो इसी वजह से कि वहाँ अब तक मेरे दोस्त मुझे याद रखते हैं, और मेरी फैमिली के जो अब लोग रह गए हैं, वैसे तो मेरी फैमिली भी अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पहुँच चुकी है, और वहाँ अब कराची में कम से कम होते जा रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरा एक ताल्लुक़ है। और बिहारी लफ्ज़ का इस्तेमाल 1971 के जंग के बाद काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हुआ है। इससे बिहारियों पर क्या असर हुआ कि इस पाकिस्तान से लोग फिर वेस्ट पे आए हैं? जी, 1971 के बाद आपको मालूम है कि सियासत ने एक गेम खेला, और उसके अंदर जो है वो बिहारी का नाम बहुत ज़्यादा उभर के आया। हालांकि बिहारी तो वहाँ पे कोई इतनी तादाद में थे भी नहीं। मशरक़ी पाकिस्तान अक्सरियत तो बंगालियों की थी। तो लेकिन जब वो डाउनफॉल हुआ और उसके बाद उनको वहाँ से लाने की कोशिश की गई, और कुछ लोग आए भी, सारे तो नहीं आ सके, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज थे वो आए, और उनको जगह एक दी गई जो कि इस वक्त सबसे गरीब और पसमानदा इलाका है, और जो मुतमव्वल बिहारी हैं वो उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन उस इलाका जो औरंगी टाउन कहलाता है, उस इलाके से में पलने वाले बच्चे जितने ज़हीन और बहुत ही आला स्कोर मार्क्स ले करके पास होते हैं और बड़ी बड़ी जगह पे आते हैं, इस वक्त बिहारी पाकिस्तान में, कराची में ही नहीं पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो फिर दे गिव बैक, और वो जाके मदद करते हैं अपने औरंगी टाउन में, स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं। और तो वो मेन स्ट्रीम में बिल्कुल मौजूद हैं। और थोड़ा अरसे के लिए बिहारी एक समझो कि बुरा लफ्ज़ या गाली बन गया था, लेकिन उसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो एक सियासत थी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको धोया जा रहा है। और बिहारियों का एक अच्छा मकाम है पाकिस्तान में भी, कराची में भी, और बड़े बड़े ओहदों पे वो मौजूद हैं, और उनका एक कंट्रीब्यूशन है। जैसे अभी आपने बिहारी स्लैंग की बात की, तो हिंदुस्तान में ऐसा अक्सर हो जाता है कि कुछ जो लोग थोड़े गंवार टाइप के होते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें गाली के तौर पर या स्लैंग में बिहारी, अरे बिहारी हो, कुछ ने कुछ कह दिया था, अरे तुम बिहारी हो क्या, इस तरह का कहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा नीचे तरीके से देखा जाता है। अक्सरियत तो नहीं, बट लेकिन कभी इसमें कभी बिहारियों की कोई का कसूर नहीं है, वो उन लोगों का कसूर है कि जो वो एक स्टीरियोटाइप करके और उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहारी तो हमेशा से बहुत ज़हीन, बहुत तालीम याफ्ता और कम्युनिटी को में कंट्रीब्यूशन करने का जज्बा रखते हैं। वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो ये पाकिस्तान में भी ऐसा स्लैंग यूज़ होता है बिहारियों के अगेंस्ट, या होता था, लेकिन अब आप किसी को की ज़बान तो रोक नहीं सकते ना। वहाँ तो हर एक को का बिहारी के खिलाफ थोड़ी, वो हर वहाँ तो इतना अफसोस की बात लगती है कि हमने एक मज़हब के नाम पे एक मुल्क बनाया, लेकिन उसको फिर हमने खानों में जो है वो डिवाइड कर दिया कि भाई तुम बिहारी हो, तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, बलोची हो, तुम हर चीज़ हो, सिर्फ मुसलमान नहीं हो। जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि तुम हर चीज़ हो, अफ़गान भी हो, सैयद भी हो, पठान भी हो, लेकिन मुसलमान भी हो, तो वो है। और उसके बाद सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि नस्ली तौर पे भी जो है वो किया, मसलक के तौर पे भी वहाबी और देवबंदी। अरे भाई ये सब कहाँ से आ गया? ये तो हमारा था ही नहीं। हमारे पास एक कुरान है और एक हमारा रसूल है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो न ये बिहारी का मसला होगा और न ही कोई मसलक का मसला होगा। और इसी वजह से हम मुत्तहिद नहीं हैं, और दूसरे जो लोग हैं मज़हब के वो इसका फ़ायदा उठाते हैं।
अब इधर हम वापस कल्चर की तरफ आते हैं तो बिहार हिंदुस्तान में बिहार में शादी की कल्चर एक अलग है कि बिहारी शादी में छापा का इस्तेमाल होता है, बिहारी गीत होते हैं, रात में गुलगुले छाने जाते हैं, रत जगह होता है, ये सब बिहार में अभी भी कहीं कहीं पे होता है। तो ये पाकिस्तान के उस साइड भी, सरहद के उस साइड भी ऐसा कुछ होता है अब या नहीं? छापा पहना जाता है? हाँ हाँ, छापा बहुत मकबूल है, बनारसी साड़ी बहुत मकबूल है, और रस्में जैसे मैंने बताया, जिसको शौक़ होता है वो यकीनन वो उसको फॉलो करता है। वहाँ पे बिहारियों का नाम, एक तो जो आपने कहा कि जो बुरे मानों में, लेकिन एक अच्छे मानों में ये है कि वहाँ पे बिहारी कबाब चाहे वो कोई भी बना रहा हो, वो बिहारी कबाब के नाम से ही वहाँ पे उसको मार्केट करता है। और तो बिहारी कबाब जो है वो जो असली जो बिहारी कबाब है वहाँ पे बनाने वाले हैं, रेस्टोरेंट भी है। बल्कि आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है कुम्बा, और कुम्बा जो है वो एक एक्रोनिम है, CUMBA, और वो एक्रोनिम है कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड मुस्लिम बिहारी अमेरिकन्स, कुम्बा CUMBA। उसके तहत हम साल में कम से कम 4 प्रोग्राम तो कर देते हैं। तो हम ईद मिलन कर देते हैं, फिर समर में हम वो पिकनिक करते हैं, फिर विंटर में जो है हम हॉलीडे सीज़न, दिसंबर में जो है हॉलीडे सीज़न होता है, छुट्टियां होती हैं, लोग मूड में होते हैं, तो उनके लिए हम एक हॉलीडे सीज़न की पार्टी करते हैं। जो अभी हमने लास्ट दिसंबर में किया, तो उसमें हमने एक मज़ाहिया मुशायरा किया, जिसमें हमारे कई एक बिहारी शायर जो न्यूयॉर्क में रहते हैं बाकायदा, उसमें एक का नाम तो बहुत ही, वो तो इंटरनेशनल हैसियत है उनकी, उनका नाम है रफ़ीउद्दीन राज, और उनका ताल्लुक़ है दरभंगा से। अच्छा। और वो रहते तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन आज ज़्यादातर वो समर में ख़ास तौर पे अपने, उनका बेटा और एक बेटी वहाँ न्यूयॉर्क में हैं, तो वो वहाँ रहते हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। इसके अलावा जमील उस्मान हैं, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, शायर भी हैं, और वो बल्कि उनका वो बांग्लादेश से होते हुए गए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस और उनकी तहरीरों में वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अलावा भी हैं, साद मलिक हैं, शायर हैं, वो भी बिहार से उनका ताल्लुक़ है, तो हम उन सबको बुलाते हैं। इसके अलावा नान बिहारी शायरी भी, बिहार शायर भी हम बुलाते हैं उनको, और अदबी महफ़िलें सजाते हैं। पिकनिक हमारी बहुत मकबूल होती है, और उसके अंदर हम जो है वो बिहारी कबाब ख़ास तौर पे न्यू जर्सी से मंगवाते हैं, क्योंकि उसका ओनर जो है वो ख़ुद बिहारी है और ऑथेंटिक बिहारी कबाब बनाता है, तो उसको बुलाते हैं। फिर ईद मिलन पे हमने एक प्ले किया था, और उसमें हमने एक बिहारी कैरेक्टर डाला था, एक बिहारी डॉक्टर, जो बिल्कुल यहीं करीब में उनका घर है, डॉक्टर एजाज़ अहमद, बेहतरीन बिहारी बोलते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने की। वो प्ले जो है हमारा, वो मेरे यूट्यूब चैनल वो है JMU यूनिवर्स, जमाल मोहसिन यूनिवर्स, तो उसके ऊपर वो प्ले भी है। इसके अलावा भी बहुत सी वीलॉग्स हैं मेरी और पॉडकास्ट हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिनको भी दिलचस्पी हो। सिंस अभी आप बिहारी कबाब की बात कर रहे थे, इसी पर हम लोग वापस आएंगे कि आज से 10-15 साल पहले तक बिहारी खाने की एक अलग पहचान कुछ ऐसे नहीं थी, मगर अभी हाल फिलहाल में ये हुआ कि बिहारी होटल्स, बिहारी खाने काफ़ी फेमस हो गए हैं, और स्पेशली बिहारी कबाब के नाम पर हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और जहाँ जहाँ बिहारी कम्युनिटी है वहाँ वहाँ बिहारी होटल और बिहारी कबाब काफ़ी फेमस हो गया है। उसकी वजह क्या आप देखते हैं? क्या कुछ देखें, बस ये सारी बात नाम की है, जिसका नाम चल गया तो अब वो पंजाब के मुर्ग और छोले मशहूर हैं, तो अब वो चाहे कोई भी बना रहा हो वो उसी नाम से बेचेगा। तो बिहारी कबाब जो है, इसकी ज़ाहिर है ये एक जो इसका जो ओरिजिनल रेसिपी है वो लोगों को पसंद आ गया है, और लिहाजा अब वो सिर्फ नाम बिकता है, वो चाहे वो असली बिहारी कबाब हो या ना हो, लेकिन नाम उसका बिकता है। और तो इस तरह से बिहारी कबाब वहाँ पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी कोई भी है, तो वो बिहारी कबाब की एक डिश वो ज़रूर होगी उस रेस्टोरेंट के अंदर। जी।
वो हिंदुस्तान आकर आपने बिहारी कबाब खाया या मौका भी नहीं मिला? मैं असल में इतना खाने पीने का वो फूडी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि हमारे जो मेज़बान हैं यहाँ सबाहुल हक साहब, जो न्यूयॉर्क के ही दोस्त हैं, लेकिन उनका यहाँ भी एक घर है और वो विंटर में यहीं गुजारते हैं, उनके साथ मैं ठहरा हुआ हूँ। और उनको ख़ास तौर पे हमने हिदायत की हुई है कि भाई खाना पीना आप बिल्कुल सिंपल रखें, इसलिए कि एक तो मैं फूडी नहीं हूँ, दूसरे ये कि ज़्यादा हैवी खाना खाऊँगा तो बीमार पड़ने का खदशा है, तो वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा वेकेशन का। तो वो उसका ख्याल रख रहे हैं और सिंपली खाना खिला रहे हैं, और मगर बड़ा ही टेस्टी खाना। तो मैं उसी में खुश हूँ। और बिहारी कुजीन अपनी अलग पहचान रखता है। कबाब की तो बात कर दिया, मगर अगर कबाब से हट जाए तो बिहार की एक अलग पहचान कुछ है, ऐसे लाइक शिरमाल हो गया, बाकर खानी हो गई, माकूती हो गई, महबूबी हो गई, मंगोछी हो गई, और फिर गुलगुल्ले हो गए। क्या उनका रिवायत अभी इधर रिवाज है? बिल्कुल बिल्कुल है। और जो पुराने लोग हैं, अब नए लोगों का नहीं मालूम, पुराने लोग हैं, हम तो जब भी पाकिस्तान गए तो मेरी वालदा, मेरी भाभी, मेरी बहनें, वो इस तरह की चीज़ें ख़ास, अरे तुमको ये वो कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क में कहाँ मिलेगा ये, तो खाओ खाओ इसको खाओ यहाँ पे। तो वो खुरमी बना के दे रही हैं, चने का हलवा है, और वो सारी चीज़ें ख़ास, जो मंगोची और महबूबी का आपने ज़िक्र किया, तो ज़ाहिर है वो सब बना बना करके, वो गजड़ैला, गाजर का हलवा और ये सारी चीज़ें बना बना के खिलाती हैं। तो अब भी, लेकिन वो यही मैंने बताया कि मैं आके बड़े शौक़ से खाया करता था, लेकिन अब कुछ अरसे से मैं थोड़ा मुहतात हो गया हूँ, क्योंकि अब बीमार पड़ने का जो है ना वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। और बिहारी ज़ुबान का असर अब भी वहाँ है, जैसे यहाँ में उर्दू में भोजपुरी, मगही का थोड़ा थोड़ा डायलेक्ट जो है आ जाता है बिहार में, इंडियन बिहार में। तो क्या इसका असर अभी पाकिस्तान में भी है? वहाँ का असर कैसा है? वहाँ की ज़ुबान हमारी कैसी? पाकिस्तान में अब जो है ना वो उर्दू, ख़ास तौर से जो कराची की हद तक है, वो बिल्कुल बड़ी साफ़ उर्दू जो है वो बोली जाती है। तो वो चाहे वो गुजरात से गया हो, या अपने भोजपुर से गया हो, या हैदराबाद से भी गया हो, उनका भी जो है ना बहुत ही हल्का लहजा रह जाता है, हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन अब वो एक मेन स्ट्रीम बन गया है उर्दू स्पीकिंग, जो आप टीवी पे जो ज़बान बोली जाती है, वो वही आम तौर पे समझी भी जाती है, बोली भी जाती है। वैसे आप अपने इनर सर्कल में किस तरह से बात करते हैं? इनर सर्कल में न्यूयॉर्क में तो हम उर्दू में ही बात करते हैं। जी हाँ। लेकिन अब कुछ ऐसी जगह भी जाती हैं जहाँ पे हमारी मिक्स गैदरिंग होती है, जो उर्दू समझने वाले नहीं होते हैं, तो उनकी वजह से हमें इंग्लिश में बात करनी होती है। तकरीबात भी होती हैं तो इंग्लिश में हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हम जब आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल उर्दू में ही बात करते हैं। और वो बिहारी डायलेक्ट, ऐसा कुछ आपको अगर कहा जाए कि बिहारी तर्ज में आप कुछ कहें तो किस तरह से आप कहेंगे? हम बस जानना चाहते हैं कि अगर आप मैं चूँकि कभी मैं कभी बिहार में रहा नहीं, और तो और फिर कराची में पैदा हुआ, तो मेरी उर्दू खासी साफ़ उर्दू है, बिहारी नहीं है, लेकिन बोलने पे आते हैं तो बोल लेते हैं भाई। मैंने एक प्ले किया था, वो अलीगढ़ अलमनाई है न्यूयॉर्क में, और तो उन्होंने कहा कुछ आप लिखिए सर सैयद के बारे में, और उसका तो मैंने उसमें 3 कैरेक्टर डाले थे, एक सर सैयद, एक गांधी जी, और एक बिहारी की गपशप। और उसका मकसद ये था कि वो जो कारनामे जो सर सैयद के हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के और मुसलमान को बेदार करने वाली जो चीज़ें, सारे मैसेजेस जो हैं वो मैंने उस बिहारी से कहलवाए। और गांधी जी और सर सैयद के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो वो बिहारी का रोल मैंने ही किया। अच्छा जी, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल ऑथेंटिक, लेकिन यह है कि मैंने उस पर बड़ी मेहनत करके और कुछ अल्फाज जो ख़ास बिहारी वाले हैं वो उसमें ऐड करके फिर मैंने उनको उसी लहजे में बात की है। 1-2 अल्फाज अगर आप बोल पाएँ, बस हम जानना चाहते हैं कि अगर आपका लहजा किस तरह से निकलता है। ओके, मैं आपको जो ओपनिंग डायलॉग है वो सिर्फ सुना देता हूँ, वो जो मुझे याद है, बाकी तो याद भी नहीं है। तो इस तरह से है कि एक बिहारी है, वो अपने घर में है, और ये सर सैयद और गांधी जी जो हैं वो आलम अरवाह से तशरीफ़ लाते हैं। तो एक
बच्चा बताता है कि भाई वो दो जो है ना बाबे आए हैं, तो आते हैं, तो अब मैं बोलता अरे ये सर सैयद और गांधी जी हैं का, अरे हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। समझा जी जी। अच्छा, समझ गया आपकी बातों तो। चूंकि अब आप अमेरिका में हैं, तो आप पाकिस्तान से चले गए और आपके आबा अजदाद हिंदुस्तान से, बिहार से चले गए, तो आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? एक पाकिस्तानी देखते हैं, बिहारी देखते हैं, या एक अमेरिकन के तर्ज पे देखते हैं, या तीनों के मिक्सचर को देखते हैं? हाँ नहीं, देखें, जब बाहर हैं तो जाहिर है, जैसे अब मैं हूँ फाइनेंशियल फील्ड में, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो इसमें जाहिर है वो मैं एक आम न्यूयॉर्कर हूँ और प्रोफेशनल हूँ, और मैं वो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, अपनी एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो उसमें अगर तो उर्दू बोलने वाला है क्लाइंट, तो उससे उर्दू इंग्लिश मिक्स हो जाता है, वरना फिर इंग्लिश में ही बात होती है। और लेकिन यह है कि जो सोशल हलक़े हैं मेरे, और मेरी ख़ासी एक्टिविटीज़ सोशल है पाकिस्तानियों और मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो उसमें ज़ाहिर है फिर हमारी उर्दू ही चलती है। तकरीबात हमारे पाकिस्तान डे हम मनाते हैं बहुत बड़े पार्क में, 8-10 हज़ार लोग उसमें आया करते हैं, और उसके अंदर मेरी कोई ना कोई प्रेजेंटेशन होती है, या तो खाका ड्रामा, कोई टैबलो, अनारकली हमने लिखा तो वो बाकायदा उसके अंदर अनारकली डांस भी करती है, और उसकी पूरी तारीख़ बताई कि भाई कैसे कैसे मुग़ल बादशाह ने किया, तो वो सारी चीज़ मैं उसके अंदर पेश करता हूँ मैं। तो उर्दू इंग्लिश सब चलती है। पाकिस्तानियों में बैठते हैं तो पाकिस्तानी, तो आपको पता है कि वो अपनी सियासत में शुरू हो जाते हैं, जो जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बहरहाल पार्टिसिपेट करना पड़ता है उनके साथ। तो यह है कि ज़िंदगी जो है वो अपना अच्छी गुज़र रही है माशाअल्लाह। ख़ासे लोग, कम्युनिटी जो अब तो ख़ासे बढ़ गई है। मैं जब गया था तो वहाँ तो इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, ना ही कोई सोशल मीडिया था, ना टीवी था, ना अखबार था। तो ये लोगों से ख़त खतूत के ज़रिए, और कोई आया है तो उसके साथ पूछ रहे हैं कि भाई कैसा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन अब तो जो सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें वो ज़रूरत अब नहीं रही, लेकिन यह है कि फिर भी हम इंजॉय करते हैं। वहाँ पे कोई पाकिस्तान से आने वाला सहाफ़ी अगर है, उससे हम चाहते हैं कि करंट अफेयर्स पे मुलाकात हो जाए। तो इस तरह की तकरीबात हमारी चलती रहती है। एक और आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में या फिर अब अमेरिका में या यूरोप में जहाँ जहाँ बिहारी डायस्पोरा है, वहाँ उन्होंने बिहारी कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व करने की कोशिश की है, या फिर वो लोकल्स के साथ घुल मिल गए और अपने कल्चर्स को ख़त्म कर दिया? नहीं, कोशिश तो यही होती है कि अपने कल्चर को रखें और याद रखें और उसको फॉलो करें, और खाने पीने की हद तक, ज़ुबान की हद तक, अब सोशल मीडिया ने और काम आसान कर दिया है कि आप फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कि उसके तहत आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, और तो ये आसानियाँ हो गई हैं। लेकिन जब ये आसानियाँ नहीं भी थी, कुछ जैसे जिन लोगों का को शौक़ होता है और वो चाहते हैं कि नहीं जी ये रहे, तो वो उस तरह के कुछ काम करते हैं। मसलन देखिए, मैंने ये बेदिल लाइब्रेरी का आपको जिक्र किया, तो भाई मुझे शौक़ था कि ये प्रिज़र्व हो जाए। इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं सबी मोहसिन मरहूम जी, मीडिया एग्जीक्यूटिव थे, रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम थे और साथ में लिखते भी थे। उन्होंने आज से 35 बरस कबल एक किताब दसनवी के नाम से छापी। ये देखिए, अच्छा, ये उन्होंने मुरतब की दसनवी जी जी, और इसमें उन तमाम दसनवियों के बारे में लिखा गया है, उसकी तारीख़ है, दसना की तारीख़ है, और बहुत सारी बातें जो दसना की हैं वो मुझे इस किताब से मिली हैं, अदर दैन मेरी अपनी वालदा। तो जितना वो मुझे सुनाया करती थी दसना के बारे में, नाम और जगह, दसना की मस्जिद, दसना के लाइब्रेरी, पोखरा, और वो सारी बातें, तो ये देखें, ये उन्होंने की। तो अब मैं जो चाहता हूँ वो ये है, मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है वो ये है कि ये अब 35 वर्षों में एक नई नस्ल आ चुकी है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वो दसनवियों की वो नई नस्ल जो है उसके बारे में इस किताब को अपडेट किया जाए,
और इस बारे में मैं मदद भी लोगों से मांग रहा हूँ जो दसनवी हैं कि उसके बारे में लिखें। जाहिर है दसनवी के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ दसना की बात तो नहीं आएगी, बिहार की भी आएगी, पटना की भी आएगी, लेकिन फोकस जो है वो दसनवी होगा। तो ये मेरा एक नया प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर ये भी मुकम्मल हो जाएगा जी इंशाल्लाह। जी। और बिहार में आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये आपसे आखिरी सवाल। कोई ख़ास स्पेसिफिक सवाल कीजिए, मतलब इन जनरल पूछ रहे हैं? इन जनरल कैसा तजुर्बा रहा? आप 4 दिन 5 दिन रहे, आप मनेर शरीफ गए, फिर आप दिसना गए, फिर आप पटना में हैं, हाँ। और फिर दीगर इलाकों में गए, कैसा बिल्कुल, मैं रहा? बिल्कुल बताता हूँ। हमारे दोस्त और बहुत ही मशहूर शायर हैं इफ्तिखार आरिफ, जी हाँ। उनका एक शेर है कि तमाम खाना बदोशों में ये बात है मुश्तरक कि सब पलट कर ज़रूर देखते हैं। तो वो बिल्कुल हमारी तर्जुमानी करते हैं कि हम सब खाना बदोश ही हैं कि जो छोड़ चुके हैं एक दुनिया, लेकिन भुला नहीं सके। हमारा जिस्म जो है वो आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारी यादें और हमारी शनाख्त वो पीछे रह गई। तो अब जो ये दौरा हम बिहार का कर रहे हैं, वो उसका भी मकसद यही है कि हम आके देखें हमारे वालिद, हमारे दादा नाना किस तरह की ज़िंदगी, किस माहौल में गुजारते थे, ताकि हमें एक आइडिया हो हमारी अपनी रूट्स का। तो मुझे तो एक इतनी खुशी हो रही है कि ज़ाहिर है बिहार आने का कोई ये तो नहीं था कि ज़रूरी कोई मज़हबी तौर पे या कोई ज़ियारत करने का, लेकिन एक दिली जज्बा था कि मैं यहाँ आऊँ और आकर के देखूँ हमारे आबा व अजदाद का शहर, सूबा बिहार। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपने कोई ख़ास बात पूछी है, लेकिन मुझे कोई ख़ास रियली फ़र्क लगा नहीं जी। जो मैंने पाकिस्तान में देखा अपने ग्रोइंग अप देयर। एक जैसे लोग हैं, एक जैसा खाना पीना है, सब कुछ वैसे ही है। तो मुझे कोई शौक़, उस तरह का शौक़ नहीं लगा कि भाई अरे ये तो ऐसे होता है यहाँ। लेकिन ये है कि एक दिली लगाव था जो कि ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ, देखूँ, तो वो मेरा पूरा हो रहा है। जी हाँ। बहुत पुराना है कि दो दोस्तों में बहस हो रही थी जी हाँ। कि दरिया बहता है या दरिया बहती है। तो एक बिहारी वहाँ से गुज़र रहे थे, तो इन दोनों ने उन्हें पूछा, अबे इधर आओ, ये बताओ कि दरिया बहता है कि बहती है? उन्होंने कहा दरिया बहे है। जी ये हाँ। पुराना लतीफ़ा है, लेकिन बहरहाल ये सही। एक बहुत ही क्लासिक जोक है ये। बिल्कुल, वो बिहार का लहजा था ये कि बहे है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका पहले तो बिहार में आपका बहुत ही खैर मकदम है। बहुत ही खुशी हुई हमें जानकर कि आप अपने रूट को तलाशते हुए बिहार पहुँचे। और जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले हम मुनव्वर राना के चंद अशार को कह करके अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। मुहाजिर हैं हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सोना छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। हम अपने साथ तस्वीरें तो ले आए हैं शादी की, हम अपने साथ तस्वीरें तो ले आए हैं शादी की, किसी शायर ने लिखा था जो सेहरा छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है, अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि छप्पड़ के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं हम मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आए हैं। शुक्रिया। वो आपका भी बहुत शुक्रिया।